गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पोइम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने एक पोइम कंप्लीट भी कर चुके हैं, द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और उस पोइम में हम लोगों ने कि मानव को विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, 7 अवस्थाओं में क्या किया है, अलग अलग अवस्थाओं के रूप में उसको डिस्क्राइब किया गया कि मानव जीवन को एक पूरे स्टेज के रूप में बताया गया और जिस प्रकार से एक स्टेज के ऊपर जो प्लेयर्स बताया गया, प्लेयर्स का मतलब जो परफॉर्मेंस करने के लिए जो नाट्यकार आते हैं उनके रूप में मानव को बताया गया। और जिस प्रकार से नाट्यकार क्या करते हैं, स्टेज के ऊपर रंगमंच करते हैं और स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से मानव जीवन भी 7 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। और मानव जीवन भी क्या करते हैं, अपनी 7 अवस्थाओं में अलग अलग यानी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग अवस्थाओं को डिवाइड किया गया। और उसमें जो पहली अवस्था थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, इन्फेंट के बारे में। सेकेंड अवस्था कौन सी थी? स्कूल बॉय। और थर्ड अवस्था जो कुछ किसकी थी? लवर। फोर्थ अवस्था जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? सोल्जर। फिफ्थ अवस्था किसकी थी? हमारी जस्टिस की। और सिक्स्थ अवस्था किसकी थी? हमारी पेंटालून की। और सेवंथ अवस्था जो किसकी? हमारी जो जिसमें ओल्ड एज जिसको अपन बोलते हैं, वृद्धावस्था के अंदर चला जाता है इंसान, जिसमें अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्गलोक को गमन कर जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने द सेवन एजेस ऑफ मैन को पढ़ा था। तो सबसे पहली बात तो आपको सेवन एजेस ऑफ मैन में से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि पुटअप किए जाएंगे वो हमेशा एक ही के टाइप का क्वेश्चन आता है ज्यादातर। उसमें ये पूछा जाता है कि सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा के बारे में कवि ने किसके बारे में कहा गया कि किसका वर्णन किया गया, थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा के अंदर, या फोर्थ एज या थर्ड एज के अंदर किसका वर्णन किया गया, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे लवर के अंदर क्या क्या उसकी किस प्रकार से उसको बताया गया, सोल्जर के अंदर उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो आज अपन इसी प्रकार से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक पोएम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस पोएम का नाम क्या है? हमारा द होप, जिसको होप को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? आशा। क्या कहते हैं? आशा। द होप पोएम के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। जिसके राइटर कौन है, जिसके लेखक जिसको अपन बोलते हैं, जिसके पोएट जिसको अपन बोलते हैं, पोएट कौन है? राजन अग्रवाल। तो इस द होप पोएम के अंदर जो हमारी चैप्टर वाइज देखे जाए तो 14 नंबर का चैप्टर बनता है किसका? हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका। और ये 4 या 5 पोएम आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बारे में इजी से इजी पोएम आपकी सारी की सारी। और जो 10 नंबर का जो मैटर आता है पोएम के अंदर से, वो बहुत ही इजी वे में आ जाता है और उसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों को बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस ये इस प्रकार के टॉपिक है कि एक बार आपको करवा दिया जाए तो फिर आप 10 दिन के बाद वापस आपकी वही कहानी रहेगी। इस कारण से मैंने क्या किया है कि पहले स्टार्टिंग में जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जब तक लाइव नहीं होता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे? वीडियो बनाकर जब तक देखेंगे तब तक हम लोग पोएम्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों को दे दिया जाता है लेकिन उसको वापस चेक करने में या बार बार आपको कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कहीं पे कोमा लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते हैं, किस प्रकार की कोडिंग बनाते हैं, वो मैं आप लोगों की देख नहीं सकता। इस प्रकार से वो इस प्रकार की जो क्लास संभव हो सकती है वो ऑफलाइन क्लास में क्या हो सकता है? संभव हो सकती है, जब आप लोग मेरे सामने बैठे। तो हम लोग जो थ्योरी का जो पार्ट है उसके बारे में जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि द होप जो पोएम है उसके अंदर क्या क्या किस प्रकार से द होप को बताया गया और जो इसके जो पोएट है जो कौन है? राजन अग्रवाल। तो सबसे पहले अपन अबाउट द पोएम में सबसे पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि राजन अग्रवाल कौन थे, उनके बारे में क्या उनका परिचय था, किस प्रकार से वो कवि यानी कि कहाँ के वो रहने वाले, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, इस प्रकार से राजन अग्रवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजन अग्रवाल was born in 1930। राजन अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1991 में राजन अग्रवाल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन ए टाउन, कहाँ पे? एक किसी कस्बे पे। कहाँ पे जन्म हुआ था? कस्बे के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं सिंघाना, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आपके हमारे नजदीकी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंघाना नाम का जो गांव है वहाँ पे राजन अग्रवाल जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था इन राजस्थान। क्लियर? तो राजन अग्रवाल के बारे में अपन ने इतना सा जाना
कि वो कहाँ के रहने वाले थे, यही हमारे पास के रहने वाले थे। सिंघाना नाम का जो कोई गांव है और जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका गांव आता है, छोटा सा कस्बा जिसका नाम क्या है, सिंघाना। क्लियर। अब अपन देखते हैं होप द पोएट। इस कविता के अंदर द होप कविता के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किया गया, किस प्रकार से इसके अंदर कवि ने होप को वर्णित किया। देखते हैं द थीम ऑफ द पोएम। कविता की जो थीम है, थीम का मतलब जो रूपरेखा है कविता की, जो मुख्य जो बात है कविता की, इज होप की जो थीम है कविता की वो किसके बारे में, होप के बारे में। होप का आपने हिंदी में देखा था क्या होता है, आशा। एज डिफाइंड एंड कंसीडर्ड, जिसको होप को डिफाइन यानी माना जाता है, कंसीडर्ड यानी समझा जाता है, बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोएट, कि अलग अलग पार्टीज का मतलब अलग अलग लोगों के दल के द्वारा, अलग अलग लोगों के समूह के द्वारा जो होप जो है, जो हमारी आशा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको अलग अलग लोगों की यानी अलग अलग लोगों के समूह ने, अलग अलग लोगों ने, इंडिविजुअल लोगों ने होप को अलग अलग रूप से क्या किया है, प्रदर्शित किया, होप को अलग अलग रूप से डिफाइन किया, होप को अलग अलग रूप से क्या किया है, कंसिडर किया। और उसके अंदर एक हमारे कौन है, राजन अग्रवाल जो हमारे पोएट है इस कविता के, वो भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। उनका जो व्यू पॉइंट है होप के प्रति वो अलग, जो अन्य जो लोग हैं, जिन लोगों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, उनका व्यू पॉइंट किसके प्रति, होप किसको कहते हैं, व्हाट इज होप, इस बात को लेकर के सब लोगों के अंदर क्या है, अलग अलग उनके क्या है, आर्गुमेंट्स है, तर्क, वो लोग अपना अलग अलग मत रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो कवि है राजन अग्रवाल, वो भी इस चीज के अंदर क्या है, इंक्लूड है, वो भी शामिल है, वो भी क्या करते हैं, अपना तर्क रखते हैं कि होप किसको कहते हैं। क्लियर। सम अदर्स एंड सम अदर्स, यानी कुछ लोग, अन्य लोग और कुछ अन्य लोग, यानी बहुत सारे लोगों की बात की जाएगी कि उसमें से कुछ लोग और उसमें से कुछ लोग, यानी कुछ की संख्या यानी थोड़ी संख्या में जो लोग हैं और थोड़ी संख्या में दूसरे जो लोग हैं, आर वेग अनक्लियर अनसर्टेन एजेंट्स, कि वो जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, वेग उनकी जो विचार है वो क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर यानी वो चीज है कि उनके विचार क्या नहीं है, तार्किकता नहीं है विचारों के अंदर, वो विचार क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अनसर्टेन यानी वो अपने विचार को लेकर के खुद ही क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, एजेंट्स हो गए। वेयर वहां पे हम लोग देखें द पोएट कौन, राजन अग्रवाल, द पोएट इज ए डेफिनेट एंड सर्टेन, जहाँ पे हमारे जो कवि है राजन अग्रवाल, उनका जो आर्गुमेंट है किस बात को लेकर के, होप को लेकर के, जो उनका स्टेटमेंट है वो कैसा है, डेफिनेट है एंड सर्टेन है। जो कुछ लोग अपने अपने जो आर्गुमेंट रख रहे थे, अपने अपने आइडियाज रख रहे थे, उन लोगों के आइडियाज कैसे आइडियाज है, अनक्लियर, वेग, अनसर्टेन, उन लोगों के आइडियाज कैसे स्पष्ट नहीं है। वहीं पे हमारे जो राजन अग्रवाल जो कवि है वो भी उनके अंदर शामिल है, लेकिन राजन अग्रवाल के जो आइडियाज है, व्यू पॉइंट जो है इसके प्रति, व्यू पॉइंट का मतलब दृष्टिकोण है इसके प्रति, होप के प्रति, कि होप किसको कहते हैं, वो उनके आइडियाज और उनका व्यू पॉइंट कैसा है, डेफिनेट है एंड कैसा है, सर्टेन। इंटरप्रेटर ऑफ होप, किसको लेकर के, होप की व्याख्या करते हैं, यानी सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचारों से क्या किया है, होप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से जो हमारे जो राजन अग्रवाल है, जो हमारे जिस कवि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके जो विचार है, उनके जो व्यू पॉइंट्स है, वो कैसे डेफिनेट एंड सर्टेन है, इंटरप्रेटर ऑफ होप। और वो होप को उन लोगों से अलग तरीके से उनके बीच में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, यानी उनके बीच में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उनकी क्या करते हैं, होप की व्याख्या करते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, कि वो अलग अलग रूप से, कि पक्षियों के अंदर किस प्रकार से होप क्या कार्य करती है, ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव प्राणी के अंदर होप क्या करती है, किस प्रकार से उसको उत्साहित करती है, किस प्रकार से उसको इनकरेज करती है, ये सब चीजें पर देखते हैं। एनिमल्स यानी जानवरों के अंदर, कि जानवरों के अंदर होप जो होती है किस प्रकार की होप होती है, जब किसी जानवर के मन में क्या होती है, कोई
की होप होती है, तो वो क्या करता है इस प्रकार से। एंड नेचर, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के अंदर भी क्या होती है, अंदर जो भी क्या रहती है, होप होती है। तो प्रकृति अपनी होप के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी करती है। मानव जीवन के अंदर ह्यूमन बीइंग है, वो किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, बर्ड्स होते हैं वो किस प्रकार से एक्टिविटी क्रियाकलाप करते हैं, वो सब किसके अंदर डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन हाउ। यानी वो जितनी भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप कि वो उठ करके, यानी पक्षी होता है जो उड़ करके क्या करता है, तिनका लेकर के क्या बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। तो उस घोंसले बनाने के पीछे उसे, यानी वो ऐसा क्यों करता है कि उसकी प्रत्येक जो एक्टिविटी है डेली जीवन में आने वाली, तो प्रत्येक एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, होप के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर है? होप सस्टेन्स लाइफ, होप क्या करती है, हमारे जीवन को सस्टेंस का मतलब बनाए रखना। अगर व्यक्ति के, भले ह्यूमन बीइंग हो, भले बर्ड्स हो, भले एनिमल्स हो, भले नेचर, कोई भी हो, सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन सब की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, होप के ऊपर डिपेंड करती है। उन लोगों में जो जीवन जो चल रहा है, वो लोग अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, रोजाना अपना जीवन जी रहे हैं, उन सब के जो पीछे बड़ा जो अहम रोल होता है वो किसका होता है, होप। क्योंकि उनके मन के अंदर क्या होती है, होप होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है, और ये आशा और उम्मीद उनके जीवन को क्या करती है, कर्मबद्धता से बनाए रखती है। कि अगर जीवन में आशा नहीं हो, उम्मीद नहीं हो, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो ना तो आगे बढ़ता है, ना वो उस जीवन में कोई परिवर्तन आता है। तो जैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तो किस बात को लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे कि हमारी कोई ना क्या होगी, होप होगी, कोई ना कोई हमारी आशा होगी, कोई ना कोई हमारी उम्मीद होगी। तो उसी प्रकार से होप क्या करती है, हमारे जीवन को सस्टेंस लाइफ, होप क्या करती है, जीवन को बनाए रखती है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि होप ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या करती है, पक्षी के अंदर होप का क्या कार्य है। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने ऊपर वाली जो दो लाइंस थी, इसके अंदर ये बताया गया है कि अलग अलग पार्टीज है, अलग अलग एजेंट्स है, उनके अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, किसको लेकर के, होप को लेकर के। और इस कविता के अंदर उन लोगों की और एक कवि की, यहाँ पे अदर लोगों के बारे में, तीन विचारों के बारे में चर्चा की। कवि का जो विचार रहेगा वो आगे नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जो अन्य जो लोग हैं उनके अलग अलग जो विचार है, आइडियाज है, किस बात को लेकर के कि होप क्या है, उम्मीद या आशा किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो फर्स्ट है, जिसको अपन कहते हैं, लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, उम्मीद। फ्यूचर एलिमेंट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता। भविष्य की प्रासंगिकता। नेक्स्ट क्या दिया है, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। क्या दिया है, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं धर्मपरायण। तो सबसे पहले हमारे को इन चीजों, तीन जो विचार है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से बार बार आपको कंफ्यूज नहीं है। एक्सपेक्टेशन, कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, किसको, होप। कि कुछ लोग तो इसको किस नाम से पुकारते हैं, एक्सपेक्टेशन, कि जो हमारे मन के अंदर क्या होती है, उम्मीद होती है, मन के अंदर क्या होती है। और जो कवि का जो विचार है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कवि का विचार है क्रिएशन ऑफ सोल। कवि का क्या विचार है, क्रिएशन ऑफ सोल। इसका अपन हिंदी में देखें, आत्म जागृति। इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, आत्म जागृति। अब अपन देखते हैं एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एलिमेंट्स, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, भविष्य की प्रासंगिकता, जिसको हम बोलते हैं। फ्यूचर एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, धर्मपरायण। और एक्सपेक्टेशन को हम क्या बोलते हैं, उम्मीद। अब अपन इसके बारे में ध्यान से सुनना आप लोग कि कुछ लोगों के जो विचार है वो होप को किस नाम से, यानी किस नाम से बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन।
कि जो हमारी उम्मीद होती है उसी को क्या कहा जाता है, होप कहा जाता है। कैसी उम्मीद कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं और उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं। कैसी उम्मीद कि एक दिन में क्या बनूंगा, एक दिन में क्या बनूंगा, आईएएस बनूंगा। ये हमारी क्या है, उम्मीद है। और आपके घर वाले भी आपको क्या बनाना चाहते हैं कि मेरा बेटा क्या बने, आईएएस। क्लियर? ऐसी उम्मीद लगा के हम लोग भी बैठ जाते हैं, हमारे घर वाले भी इसको लेकर के बैठ जाते हैं। अब जो होप होती है कि हम जो इतनी एक्टिविटी हम जो लोग करेंगे डेली जीवन में, वो अपन आईएएस को देख करके करेंगे क्या? उम्मीद तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 10th में भी अपन ने 90% की लगाई थी, उम्मीद तो लगा ली थी, लेकिन 90% के अकॉर्डिंग 90% आने वाले जो बच्चा जितना क्या करता है, मेहनत करता है, उतनी मेहनत किए बिना हम लोग क्या कर चाहिए हमको 90%, पर हम लोगों ने क्या लगाया बैठे हैं, उसकी उम्मीद लगाए बैठे। और वो उम्मीद जैसे पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दुखी हो जाता है, हमारा मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो इस प्रकार से कि कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, उम्मीद। कि अपन किसी आपके घर वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। उम्मीद तो बहुत बड़ी रखते हैं, बहुत बड़ी उनकी सोच होती है आपके प्रति। हम लोग ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे पॉइंट पे आएंगे हम क्रिएशन ऑल्सो, कि हमारी जो आत्मा होती है वो जागृत नहीं होती। अपन आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से। तो आईएएस अपन बन नहीं पाते। बनने का तो ये है कि ये जरूरी नहीं कि हम बन ही नहीं पाएंगे, बन पाएंगे, आराम से बन पाएंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग हमको अपने जो डेली लाइफ है उसको चेंज करना पड़ता है, उसी के अंदर आपको उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको उस जीवन को क्या करना पड़ता है, ढालना पड़ता है, उस प्रकार से जीवन जीना पड़ता है। लेकिन कि हम लोग ऐसा करते नहीं, हम केवल क्या लगा के बैठ जाते हैं, उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस एक्सपेक्टेशन को हम क्या नहीं कर सकते, रियल मीनिंग होप हो, कि होप का वास्तविक अर्थ जो है, जो हम लोग किससे नहीं लगा सकते, एक्सपेक्टेशन से नहीं लगा सकते। क्योंकि कवि ने पहले ही बताया था कि जो कुछ लोगों की जो विचार है वो कैसे अनक्लियर, वेग है, अनसर्टेन है, क्योंकि वो लोग क्या नहीं अपने विचार को देकर के उसको तर्क के माध्यम से क्या नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर रेलेवेंस, कि कुछ लोग इसको किससे जोड़ते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता के साथ में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं ये समझने की कोशिश करना है कि हम लोग क्या करते हैं, वही फ्यूचर वाली सी बात कि भविष्य की प्रासंगिकता का मतलब कि मैं बड़ा होऊंगा, मेरा एक घर होगा, मेरे 2 बच्चे होंगे, मेरा इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल होगी, इस प्रकार का मेरा जीवन होगा, ये भविष्य की प्रासंगिकता है। और उस भविष्य की प्रासंगिकता को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कैसे कि भाई ऐसे इतने बड़े बड़े ख्वाब दे रखे हैं कि मेरे पास में ऑडी गाड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार से मैं घूमूंगा, इस प्रकार से मेरा वहीं पे दिल्ली मुंबई के अंदर अच्छा सा फ्लैट होगा, वहीं पे मैं रहूंगा। तो इस प्रकार की जो फ्यूचर रेलेवेंस है, भविष्य की प्रासंगिकता को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी आशा को संजोए रखते हैं। आशा को क्या करते हैं, संजोए रखते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, वो भी होता भी है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्लियर सी बात है, डिपेंड किसके ऊपर करती है हर चीज, कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, दैनिक जो जीवन का जो एक्टिविटीज है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो भविष्य की प्रासंगिकता फ्यूचर से जोड़ देते हैं, इन फ्यूचर में मैं ये करूंगा, इन फ्यूचर के अंदर ये हो जाएगा, आगे आने वाले समय में ये होगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये हमारी उम्मीद होती है। लेकिन ये उम्मीद क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग जब तक हम लोग क्या नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, मरी हुई आत्मा से, क्लियर से आपको बात बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, मरी हुई आत्मा से क्या करते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीद लगाते हैं। रात में सोए हुए बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, रात में नींद में जो सपने देखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर रेलेवेंस। नींद में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है हमारे साथ में, क्या क्या हम कर लेते हैं, कितने हम खुश हो जाते हैं, जैसे आँख खुलती है तो बस कुछ नहीं। तो नींद के जो स्वप्न देखने वाली जो बात है वो किसमें होती है, फ्यूचर रेलेवेंस, कि मेरे 2 साल बाद में ये हो गया, वो हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर रेलेवेंस।
भविष्य के साथ में हम उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि इन फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा करूँगा। एक जो मेजर ऑफ बेनिफिक्शन का मतलब धर्मपरायण, कि लोग क्या करते हैं एक माध्यम मान लेते हैं, किसका, धर्मपरायण का माध्यम किसको मानते हैं, होप को। किसको मान लेते हैं, होप का मतलब आशा या उम्मीद को किसका माध्यम मानते हैं, धर्मपरायण का माध्यम मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 10th क्लास में पास होना है या 12th क्लास में उनको क्या करना है, पास होना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो लोक देवता है, जितने भी हमारे इष्ट देव है, उनको क्या करते हैं, आराधना करते हैं, उनको पूजा करते हैं। जिस दिन मैथ्स का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, हम लोग क्या करते हैं, दिया बत्ती लेकर के क्या करते हैं, घंटे घंटे तक पूजा के लिए बैठ जाते हैं। और क्या करते हैं, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन धर्मपरायण, अपने धर्म में विश्वास करते हुए, अपने देवताओं पे विश्वास करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद लगाए हुए बैठे रहते हैं कि मेरे को 12th में क्या आने चाहिए, 90% आने चाहिए। यानी कोई भी काम होता है हम क्या करते हैं, अपने आराध्य देव या अपने इष्ट देव के ऊपर आप सामने हाथ जोड़ करके उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और उम्मीद किससे, अपने से उम्मीद नहीं है, हम क्या करते हैं अपने से, अपना हम लोग तो क्या नहीं कर रहे हैं, कोई प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उस कार्य को लेकर के, उस परिस्थिति को लेकर के संभालने की हम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे जो बालाजी महाराज है वो करते हैं, ऐसा करके हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम लोगों को कोई मतलब नहीं कि कैसा क्या होने वाला है, हम लोग क्या करते हैं, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो धर्मपरायण की स्थिति में आते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने धर्म में अंधविश्वास में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं अंधविश्वास को। और वो लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी तरफ से परिस्थिति को या सिचुएशन को बिना हैंडल किए बिना वो लोग क्या करते हैं, सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, भगवान की हो जाती है। और गॉड ही उसके अंदर सब कुछ करने वाला है, हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं रहता। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा मस्त होकर के घर में जाकर के आराम से सो जाते हैं कि भगवान ही जाने क्या होगा, भगवान ही करेगा, हमारे तो कोई बस की बात नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ है नहीं। हम लोग करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो इस प्रकार से जो कवि ने क्या बताया कि अलग अलग लोगों के क्या है, अलग अलग विचार, और उन्हीं विचारों के अंदर हमारे जो कवि है कौन है, राजन अग्रवाल, उनके भी उनके विचार इसके अंदर शामिल है। और जो उनके विचार है कैसे विचार है, डेफिनेट है, सर्टेन है। और कैसे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी चीज की व्याख्या करते हैं, अपनी चीज की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, किस प्रकार से उम्मीद हमको कैसा परिवर्तन हमारे जीवन में लाती है। तो उनका तो सबसे जो अहम जो कहना है वो क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ सोल, कि आत्मा का जागृत होना, हमारी आत्मा को जगाना। हमारी आत्मा कैसी आत्मा है, मरी हुई तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमारी आत्मा कैसी है, सोई हुई आत्मा। क्योंकि हम सोए हुए क्या करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, हो जाएंगे 90% आ जाएंगे, अब आते हैं नहीं, क्यों नहीं आते, हमारी आत्मा तो क्या है, सो रही है। हम अपनी आत्मा से नहीं बोलने वो, और हमको सामने वाले को सामने अपन बोल देते हैं 90% आ जाएंगे, लेकिन अकेले में जैसे अपन जाते हैं सोचते हैं कि 90% आएंगे या नहीं आएंगे, तो आत्मा क्या देती है, जवाब क्या देती है, नहीं भैया इतनी मेहनत ही नहीं करता, कहाँ से आएंगे। तो कहने का मतलब जब हम लोग आत्मा का सृजन करेंगे, आत्मा को जागृत करेंगे, क्रिएशन का मतलब सृजन करना, कि आत्मा को जैसे हम लोग क्या करेंगे, उसका सृजन करेंगे, उसको जागृत करेंगे, उसको उस काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित करने वाली कौन है, होप। और उस होप को लेकर हमारी आत्मा अगर जाग गई कि मेरे को IAS बनना है, रातों 10-10 घंटे 20-20 घंटे वो क्या करता है, पढ़ने के लिए अपना टाइम निकालता है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक दिन उसकी जो होप है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट, वो एक दिन क्या हो जाएगा, IAS बननी चाहिए। तो वो जब उस सब ये सब करने के लिए हमारी जो सोई हुई आत्मा है उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, उसका सर्जन करना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमारे जो रहने का, खाने पीने का या सोने का जो ढंग है इसको बदलना, जिसको क्या कहेंगे, क्रिएशन ऑफ सोल, जिसका आइडिया किसका है, राजन अग्रवाल का। और उस आइडिया के अपने बारे में हम कह सकते हैं कि वो आइडिया कैसा है, डेफिनेट है, सर्टेन। कैसे हम अपन आगे पोएम में पढ़ते हैं, तो चलो चर्चा करते हैं 1-2 स्टेज के बारे में।
एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ऐसा है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्टेंजा के बारे में चर्चा करेंगे आगे की, क्योंकि जो वीडियो बन चुका है वो 25 मिनट्स का बन चुका है। बाद में अपलोड होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लगभग पूरा अपलोड हो जाता है और लास्ट में आकर के वापस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तब तक आप लोगों को पास में वो मटेरियल पहुंच नहीं पाते, इसलिए सॉरी। आज के लिए इतना ही आपके लिए काफी होगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और जो पॉइंट मैं आपको उसको एक बार आप स्वयं पढ़ने की कोशिश करें, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें और इसका हिंदी में जानने की, उसका भावार्थ क्या कविता का, उसको जानने की कोशिश करें। बाद में अपन कल या अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें अपन चर्चा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि जैसे कि मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।